गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रयास में स्वागत है। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे और ये बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे पहला एंजाइम्स, दूसरा हो गया हार्मोन्स, विटामिन्स, और फिर न्यूक्लिक एसिड। DNA और RNA। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स, ठीक है, ये क्या होता है कि हम लोगों का बॉडी में जो भी हम लोग फूड गेन करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड में तोड़ने के लिए जिस बायोकैटलिस्ट का यूज होता है, उस बायोकैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्लियर? चलिए, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एंजाइम may be defined as an important class of globular protein, globular protein, which act as biocatalyst in the living system and produced by living cell। ठीक है, क्लियर? जैसे एग्जांपल हो गया माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ता है। ठीक है, फिर ग्लूकोज को अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ता है। जाइमेज। क्लियर? अब आते हैं दूसरा चीज जो था हम लोगों का हार्मोन्स। ठीक, ये क्या होता है? ठीक है, ये बॉडी के ही कुछ पार्ट से निकलता है। ठीक, और बॉडी में जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितना भी रेगुलेशन होता है, एक्टिविटीज होता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक, तो क्या हो गया? हार्मोन्स आर द केमिकल हार्मोन्स आर द केमिकल्स which are secreted by glands and establish communication between different cell
and to regulate their development and to control their activity. जैसे एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। स्पेलिंग हो गया THYROXIN। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन मतलब बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसको ये रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। हार्मोन्स में समझ में आ गया। तीसरा चीज़ क्या था हमारे लिए? विटामिन था। तीसरा था विटामिन, ठीक है। तीसरा चीज हो गया विटामिन। विटामिन क्या है? ठीक है, हम लोगों का बॉडी का हेल्दी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में इसका जरूरत होता है। स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। किसका? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक। तो क्या हो गया? विटामिन्स, विटामिन्स इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which are required in a small amount, which are required in a small amount for the healthy growth and normal functioning of a living body, and normal functioning of a living body, ठीक। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कीड़ा होता है, KEDA, ठीक। कीड़ा मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। ये बॉडी में स्टोर हो सकता है, ठीक है। बॉडी इसको स्टोर करके रख सकता है। वाटर सॉल्युबल में होता है B और C, विटामिन B और C, ठीक। ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसको एक्सटर्नली लेते हैं और कुछ ही टाइम में ये टॉयलेट के साथ निकल जाता है, ठीक। विटामिन H होता है, विटामिन H, ये ना तो नाइदर फैट सॉल्युबल नॉर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल होता है इसको हम लोग एक्सटर्नली लेते हैं और ये हम लोग का बॉडी में स्टोर नहीं होता है, लगातार लेना पड़ता है इधर वालों को, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ होता है? लीवर में। ये भी ध्यान लीजिए, लीवर में स्टोर होता है ये कीड़ा। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड, ठीक। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं? ये हो गया कोई एक सेल है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में फिर क्रोमोसोम होता है,
ठीक है। ये क्रोमोसोम का जब एक छोटा सा हिस्सा काट लिए, ये जो हिस्सा काट लिए, ठीक, ये छोटा हिस्सा क्रोमोसोम का, ये या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक। ये जो प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस में, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। तो न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड NucLeic, न्यूक्लिक एसिड is an important class of biomolecules which are present in the nucleus of cell, ठीक। it has two types, पहला हो गया डीएनए, दूसरा हो गया आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप देखिए, ये जो डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, ये 3 चीज से बन के मिलता है, ठीक। दी न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which consist एक नंबर शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया नाइट्रोजन बेसिस, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तीसरा हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। फॉस्फेट ग्रुप कहीं भी बना लेते हैं, वो नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक। ये कुछ नहीं है, ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। क्लियर। अब आते हैं शुगर क्या क्या होता है। पहला हो गया शुगर को बना लेते हैं, कौन कौन सा होगा, राइबोज होता है, राइबोज, बीटा डी राइबोज, बीटा डी वाला, ठीक। जैसे 6 कार्बन का शुगर को ग्लूकोज बोलते हैं, वैसे जो 5 कार्बन का होता है उसको राइबोज बोला जाता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, ये हो गया मेरा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा CH2OH, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पे H, क्योंकि बीटा वाला है तो बीटा वाला में ऊपर साइड OH होता है। पिछला क्लास में बताए थे, थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। H, यहाँ OH, ठीक। तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, OH। ये क्या है मेरा, राइबोज है, बीटा डी राइबोज, ठीक है। जो कहाँ किसका शुगर है, आरएनए का शुगर,
आरएनए का शुगर है। ये क्या है? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। क्यों? ये जो दूसरा नंबर है यहाँ से ऑक्सीजन हट चुका है, ऑक्सीजन एक कम है, दूसरा नंबर कार्बन, ये पहला नंबर कार्बन। ठीक है, थोड़ा बताते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये डीएनए का होता है, ये डीएनए का होता है। ठीक है, ये पहला नंबर कार्बन, एक नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, ये तीसरा नंबर कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा। अब ये दूसरा नंबर कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये हट चुका है, यहाँ देखिए हट चुका है, तो ये होता है डीऑक्सीराइबोज। क्लियर? ये शुगर होता है। फिर आता है दूसरा बेस। क्या क्या होता है? बेस। ठीक है, इसका डायग्राम मेरे को याद नहीं है, लेकिन देख के बना देते हैं। ठीक है, बुक को देख के बना लेते हैं। रुकिए, बुक तो निकालने दीजिए, थोड़ा रुकिए। चलिए, कार्बन NH2 डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पे ये N, यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या है? एडिलीन। फिर दूसरा होता है C डबल बॉन्ड O, NH, C, NH2, डबल बॉन्ड N, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड N, NH, CH, डबल। ये क्या है? ग्वानिन। जी। फिर होता है ये C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, NH, C, CH3 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका नाम है थायमिन। C, NH2 डबल बॉन्ड N। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बनाने का, याद रखने का, हो जाएगा। ठीक है, ये साइटोसिन C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, CH, NH, यूरेसिल। ठीक है, आपको यहाँ पर रखना है, क्या याद है? पहला रखना कि डीएनए में कौन कौन सा होता है। ठीक है, डीएनए में कौन कौन सा है? डीएनए में होता है A, G ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। आरएनए में कौन कौन होता है? A, G, C, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, ये क्लियर। डीएनए में क्या क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, और फिर एडेनिन, ग्वानिन, और क्या बोले, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए में होता है थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं दो वर्ड मेरे को समझना है। ठीक है, पहला हो गया न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा मेरे को समझना न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब बताए, तीन चीज से मिलकर डीएनए आरएनए बनता है। तीन चीज, शुगर, बेस
और फॉस्फेट। इन दोनों को जब लिखते हैं, इन दोनों को, शुगर और नाइट्रो बेस को, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसाइड। और जब तीनों को लिखते हैं, तीनों को तो उसको बोलते हैं नाइट्रोटाइड। ठीक है, चलिए आते हैं। नाइट्रोसाइड मतलब शुगर प्लस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बेस को जोड़ देंगे OH के जगह में। यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था, यहाँ OH था, यहाँ H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे CH2OH था। तो ये क्या हो गया मेरा RNA न्यूक्लियोसाइड। ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, बेस जोड़े, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन निकाल दिए, डीऑक्सी वाला हो गया H CH2OH। ये क्या हो जाएगा DNA न्यूक्लियोसाइड। ठीक, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, बोले शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक, और इसी का जो पॉलीमर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। सेम चीज, यहाँ H, यहाँ पे CH2, इसके साथ यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा OP, यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर उधर एक O माइनस। ठीक है, उधर एक O माइनस। ठीक, यहाँ पे OH यहाँ बेस, ये है क्या RNA न्यूक्लियोटाइड। H, यहाँ बेस जुड़ेगा, यहाँ H, एक हाइड्रोजन कम, यहाँ OH, यहाँ CH2, इसके साथ ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक, ये क्या हो गया DNA न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है C का पॉलीमर, मतलब क्या हो जाएगा आपका, पहले यहाँ शुगर फॉस्फेट, फिर उसके बाद शुगर, फिर फॉस्फेट। ठीक है, फिर इसके साथ शुगर, इस टाइप का चलते रहेगा ये एन मॉलिक्यूल। और शुगर के साथ क्या रहेगा, बेस जुड़ा हुआ रहेगा। ये इधर भी चल रहा, उधर भी चल रहा, यही है मेरा न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, यहाँ पर हम लोग का न्यूक्लिक एसिड खत्म होता है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ चीज़ नोट करके रख लेना है नोट में। एक नंबर, DNA जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, जबकि वाइल RNA का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल, RNA का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। होता है। ठीक है, दूसरा चीज DNA में A+G इसका नंबर
और C प्लस T इसका नंबर सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक, तीसरा चीज़ A जो होता है ये T के साथ जुड़ता है, T के साथ जुड़ता है, T के साथ लिंक होता है। ठीक है, और C जो होता है ये G के साथ लिंक होता है, कहाँ पे, DNA में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? थोड़ा सा कहाँ से कर रहा है भाई? ठीक, क्लियर? ये आपको याद रखना। चौथा और एक पॉइंट लिख लीजिए, टाइप ऑफ RNA, टाइप्स ऑफ RNA, मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA, इसको बोलते हैं mRNA। दूसरा होता है राइबोसोमल RNA, इसको बोलते हैं rRNA। तीसरा होता है ट्रांसफ़र RNA, tRNA बोलते हैं इसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ RNA ये होता है। ठीक, अब आपको और एक चीज़ देखना है, इसका काम, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। पहला, जो भी एक, ये मेरा पेरेंट है, पेरेंट, यहाँ से डॉटर, यहाँ पे जो जेनेटिक सब्सटेंस होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक जो भी चीज़ होगा, ठीक, उसको ले जाने का काम कौन करता है? DNA करता है। ठीक, दूसरा चीज़ प्रोटीन का सिंथेसिस, कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। इसका RNA बनाता है, RNA हेल्प करता है, और इसको ऑर्डर कौन देता है? DNA ऑर्डर देता है, ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा सा DNA फिंगरप्रिंट बता देते हैं ना क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा समझा दें DNA फिंगरप्रिंट क्या होता है। हमेशा याद रखना, जो जुड़वा होता है, ठीक है, उन्हीं का DNA फिंगरप्रिंट सेम होता है, बाकी किसी का सेम नहीं होगा। ठीक, ये करते हैं क्या हम लोग, जो वेरियस DNA होता है, ठीक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड एक हुआ था, ठीक है, इससे मिला हम लोग को कि एक ह्यूमन बॉडी में 2100 ऐसे ही लगभग, ये नंबर थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये 20500 है या फिर 20100, कोई एक, इतना DNA होता है। इसमें से जो 2% है इसको एक्टिव DNA बोलते हैं, ठीक है, इसी की वजह से हम लोग जैसे वैसे दिखते हैं। और 98% होता है ये इनएक्टिव DNA होता है, इनएक्टिव DNA। ये जो इनएक्टिव DNA होता है, इसका काम होता है इस एक्टिव को एक्टिव करना, एक्टिव DNA को एक्टिव करना, इसको एक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ठीक, जब कोई एक ये ले लिया हम, ठीक है, यहाँ से DNA कलेक्ट कर दिया और फिर इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराती है, पास कराने के बाद क्या होगा, ये DNA जो होता है मूव करता है, ट्रेवल करता है। जो DNA का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो इधर रहेगा, इधर आसपास रहेगा, और जिसका हल्का होगा वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। और फिर यहाँ पे एक कलर लिक्विड डाला जाता है, डालने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न मिलता है, मेरे को एक पैटर्न मिलता है DNA का, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग DNA फिंगरप्रिंट, इसी को बोलते हैं हम लोग DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है, सबका लगभग अलग अलग होता है, जुड़वा का सेम होगा, और पेरेंट्स टू बेबी में जाएंगे तो कम से कम 80 to
75% to 80% सेम होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का बायोमोलिक्यूल ख़त्म होता है। अब आ जाइए होमवर्क पे। क्या करना है, सबसे पहले आपको NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर बना लेना है, क्वेश्चन आंसर चेक कर लेना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा इस चैप्टर से जितना भी MCQ आया, क्योंकि MCQ में आएगा तो MCQ को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। या फिर कोई अगर आप बुक लिए होंगे MCQ के लिए तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थैंक यू, ठीक है, बाय, जय हिंद।